नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये जो भी प्रश्नों की लिखित सीरीज चल रही है, आप सभी जरूर नोट्स बना रहे होंगे और आपका मनोबल धीरे-धीरे बढ़ रहा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, लगभग सभी एक ही पैटर्न पर होने जा रहे हैं। असम में प्री एग्जाम हो रहा है, फिर इसके बाद मेंस हो रहा है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर प्रश्न पत्र हो रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो उपयोगी है ही, साथ में आपको ईएमआरएस जैसी परीक्षाओं के लिए भी ये सभी वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो हमारा मानना है कि केवल थंबनेल बदलकर बार-बार एक ही चीज को दिखाना भी उचित नहीं है। आप सभी को कई बार संकेतों को भी समझ लेना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप संकेत से सफलता तक पहुंचेंगे और आप ये दिमाग में लगाकर बैठेंगे कि कोई सीरीज चले तो फिर मुश्किल हो सकती है। इसलिए आप इन लिखित वीडियोज को भी देखते रहिए। ठीक है? हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 46 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे साधारणीकरण के संदर्भ में विभिन्न आचार्यों द्वारा की गई व्याख्या की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न अगर आ जाए 125, 200, 250 शब्दों में लिखने के लिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम साधारणीकरण की बात करते हैं, तो इसका सीधा संबंध रस सिद्धांत से जुड़ जाता है और इस प्रश्न में लगभग 6 प्रश्नों का समावेश है। कभी भी पूछा जा सकता है कि भट्टनायक के आधार पर साधारणीकरण की समीक्षा कीजिए, अभिनवगुप्त के अनुसार समीक्षा कीजिए, विश्वनाथ के अनुसार समीक्षा कीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साधारणीकरण के संदर्भ में क्या मत है, उसकी विवेचना कीजिए, श्याम सुंदर दास के आधार पर साधारणीकरण के बारे में चर्चा कीजिए, या फिर नगेंद्र के बारे में, या फिर नगेंद्र के मत के अनुसार साधारणीकरण क्या है। तो ये प्रश्न आपको बन सकते हैं। इसलिए हमने सभी आचार्यों के मतों का एक जगह संकलन किया हुआ है और आप अपने प्रश्न पत्र के आधार पर इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्लियरिटी भी हो जाएगी कि आखिरकार साधारणीकरण क्या है और इन सभी आचार्यों ने उसकी व्याख्या किस तरीके से की है, रस सिद्धांत के लिए कैसे आवश्यक माना है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप बताएंगे रस सिद्धांत में साधारणीकरण का विशेष महत्व है। इसके बिना रसानुभूति हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत के प्रणेता रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक, यानी कि जो साधारणीकरण है इसका संबंध किससे है? रस सिद्धांत से। और साधारणीकरण के प्रणेता के रूप में, एक तरीके से आविष्कारकर्ता के रूप में, जो रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं वो भट्टनायक है। तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में पहले आचार्य कौन है, दूसरे कौन है, तीसरे कौन है, ये आना चाहिए। पहले नंबर पे भट्ट लोलट है, जिसकी चर्चा हमने रस सूत्र के संदर्भ में की थी। दूसरे आचार्य हैं कंकुक है, ठीक है, जिसकी चर्चा हमने रस सूत्र के दौरान की थी। और तीसरे आचार्य हैं भट्टनायक। तो इस तरीके से आप अगर तीसरे व्याख्याता लिखते हैं तो समझ जाना चाहिए कि इनके पहले दो लोग और थे। ठीक है? अब साधारणीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? आमतौर पर ये जो प्रश्न है लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, इंटरव्यू इत्यादि में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है? और एक्सपर्ट बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सवाल पूछते हैं कि साधारणीकरण के बारे में बताइए। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, हम मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान हर एंगल पर होता है। तो यहाँ पर साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण। इस प्रक्रिया में विभाव आदि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। साधारणीकरण के संदर्भ में विभिन्न आचार्यों ने जो मत प्रस्तुत किए हैं वे निम्नवत हैं। तो साधारणीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? कि कोई वस्तु पहले विशेष थी, लेकिन अब वो सामान्य प्रतीत होने लगी।
यानी साधारण प्रतीत होने लगी। उसका जो विशेषत्व था वो समाप्त हो गया है, वो सामान्य प्रतीत होने लगी। खास तौर से यहाँ पर भावों की बात की जा रही है। यहाँ पर जैसे लिखा गया विभावादि, यानी कि इसमें भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सात्विक भाव, जितने भी भाव हैं वो सब विशेष न होकर क्या हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं। और यही जो प्रोसेस है वो साधारणीकरण है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये तो हमने सामान्य रूप से बात की, लेकिन आचार्यों ने इसकी समीक्षा की है, इसके बारे में बताया है, इसको एक तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो क्या किया है हम देखते हैं। भट्टनायक का मत, भट्टनायक के अनुसार भावकत्व साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। इसके कारण सीता आदि विशेष पात्र कामिनी आदि सामान्य पात्र के रूप में प्रतीत होते हैं। अर्थात सीता सीता न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। विभावादि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। भट्टनायक शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार मानते हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, जिसमें उन्होंने भावकत्व को साधारणीकरण माना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भट्टनायक के अनुसार सवाल पूछा जा सकता है कि भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण की समीक्षा कीजिए या फिर उसके बारे में लिखिए। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। जो विद्यार्थी शब्दों को लेकर गिन रहे होंगे कि 125 हो गया कि 200 हो गया कि 250 हो गया, क्योंकि ये काव्य शास्त्र का प्रश्न है तो इसमें आपको ठोस लिखना है। इधर उधर की बात भी नहीं लिख सकते, नहीं तो आपके नंबर कटने लगेंगे और खुद आप अपने उत्तर से दूर होते जाएंगे। तो भट्टनायक ने कहा कि भावकत्व ही साधारणीकरण है और कोई जो विशेष पात्र है, जैसे हम सभी सीता का नाम लेते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में राम, लक्ष्मण, पूरा जो रामायण है वो दिमाग में आता है। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे, अपने और पराये के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो सीता को मात्र एक पात्र के रूप में देखेंगे। यही क्या है, साधारणीकरण। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये सलमान खान की फिल्म है, ये शाहरुख खान की फिल्म है या फिर आमिर खान की है, किसकी फिल्म है। हम उसके कैरेक्टर से उसको मूल्यांकित करते हैं, उसको देखते हैं कि बहुत ही अच्छा रोल निभाया हुआ है। अगर जब तक हमारे दिमाग में उन एक्टर्स के वास्तविक नाम आते रहेंगे, तब तक मानकर चलिए कि सिनेमा देखते समय आपका ध्यान उससे जुड़ नहीं पा रहा है, आप सामान्यीकरण प्रतीत नहीं कर पा रहे हैं, आपका साधारणीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मेन यहाँ पर अ, आपको समझना है। आगे बात करते हैं, अगले जो आचार्य रहे हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त आपके दिमाग में आना चाहिए कि भट्टनायक अगर तीसरे थे तो अभिनव गुप्त चौथे व्याख्याता थे रस सूत्र के। तो आप एक वाक्य जोड़ ले सकते हैं इसमें कि रस सूत्र के चौथे व्याख्याता अभिनव गुप्त का मत है कि साधारणीकरण हो जाने पर विभावा आदि ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाते हैं। साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु यह भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं रहता। अभिनय गुप्त के अनुसार साधारणीकरण के 2 स्तर है। विभावादि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है, सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है। सामाजिक यहाँ पर जिसको कि हम एक शब्द बोलते हैं सहृदय या फिर पाठक। जैसे आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कोई लेखक जब कोई रचना करता है, ठीक है, लेखक, रचना और पाठक। कई बार लेखक अपनी रचना अपने हिसाब से करता है, लेकिन पाठक जब उस रचना को पढ़ता है तो उसको अलग तरीके से अनुभूति होती है। यानी लेखक की रचना जब पाठकों के बीच में आ जाती है तो वो रचना लेखक की नहीं रह जाती, बल्कि जो पढ़ने वाले हैं वो उसका मूल्यांकन करते हैं। जब लेखक, रचना, पाठक आपस में संबंध जो थे ही, बीच में एक और का प्रवेश हो जाता है जिसको हम बोलते हैं आलोचक। जो चीज पाठक नहीं समझ पाता है उसे आलोचक बताने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि साधारणीकरण तभी होगा जब आप ममत्व और परत्व की भावना से अलग हो जाएं, दूर हो जाएं। ये मेरा है, वो तेरा है, इस इससे नहीं, बल्कि आप इनसे मुक्त हो जाएं,
तभी साधारणीकरण हो सकता है। जैसे आप किसी लेखक को जानते हैं और उसकी रचना आ गई आपके सामने। आप लेखक के निजी जीवन को जानते हैं कि रचना में बहुत प्रगतिशील है, लेकिन निजी जीवन में बहुत ही सामंती प्रवृत्ति का है, मतलब अच्छे स्वभाव का नहीं है, तो आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप लेखक को जानते हैं। इसी तरीके से कई बार आपने देखा होगा कि आपको जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर, कई विद्यार्थी होते हैं या फिर पूरा एक परिवेश ही होता है, उसके निजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। अब जैसे वो क्लास लेना शुरू करते हैं, तो फिर लगता है कि क्या बकवास कर रहे हैं। कुल मिलाकर साधारणीकरण नहीं होता। तो आपको ममत्व और परत्व, ये सब जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, लिखना नहीं, समझने का प्रयास करना है। क्योंकि चाहे मैं यूनिवर्सिटी में क्लास लूँ या फिर कॉलेज में लिया करता था, तो हमारी कोशिश होती थी कि चीज़ों को आप समझें, फिर अपने आप लिखना शुरू कर देंगे आप। तो उम्मीद है कि अभिनवगुप्त और भट्टनायक दोनों के मतों को आप आराम से समझ गए होंगे। अभिनवगुप्त का मानना था कि विभावादि का ममत्व परत्व संबंध से अलग होना ही क्या है? साधारणीकरण है। यानी कि जब भी एग्जाम में आप जाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में भी जाते हैं, तो ममत्व परत्व की जहां बात आएगी, तो आप अभिनवगुप्त को अपने ध्यान में रखेंगे। जहां भावकत्व की बात आएगी, वहां पर आप भट्टनायक को दिमाग में रखेंगे। ठीक, यहां से एक सवाल बन सकता है कि अभिनवगुप्त के अनुसार साधारणीकरण की समीक्षा कीजिए। अब मान लीजिए अगला प्रश्न आ जाता है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार साधारणीकरण की समीक्षा कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार विभावादि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने अभिनव गुप्त का समर्थन किया हुआ है। यानी अपने जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं अभिनव गुप्त, उनका एक तरीके से समर्थन किया है आचार्य विश्वनाथ ने। उन्होंने भी अपने पराये की भावना से मुक्त होना ही साधारणीकरण माना है। विभावादि के संबंध में ये मेरे हैं अथवा मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं अथवा दूसरे के नहीं हैं, इस प्रकार का विशेषीकरण नहीं होता। यानी कि इससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तादात्म्य भी माना है। तो कुछ अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सहमत होते हुए भी नई बात उन्होंने कुछ की है। उन्होंने पाठक का आश्रय के साथ तादात्म्य माना है। आपने रस पढ़ते हुए कुछ चीजों को पढ़ा होगा, जैसे कि आश्रय, ठीक है, या फिर आलम्ब, इसी को आलंबन भी कहा जाता है, फिर उद्दीपन। ठीक, तो यहाँ पर पाठक का संबंध किससे माना है? आश्रय के साथ, उसका तादात्म्य माना है आचार्य विश्वनाथ। अब तो बात हो गई संस्कृत आचार्यों की। अब हम बात करेंगे कि हिंदी आचार्यों ने भी, जो हिंदी आलोचक भी कहे जा सकते हैं, उन्होंने साधारणीकरण को लेकर बहुत चिंतन मनन किया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। जो बात इसके पहले विश्वनाथ ने कही है, लगभग उसी तरीके की बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। उनके अनुसार जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसानुभूति की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इस रूप में लाया जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण में आलंबनत्व को केंद्र में रखा हुआ है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जब तक ये आलंबन केंद्र में नहीं आएगा, तब तक रसानुभूति अपनी अपनी पूर्णता में नहीं आ पाएगी और साधारणीकरण भी नहीं हो पाएगा। इसलिए विषय का इस रूप में लाया जाना ही साधारणीकरण है। काव्य का विषय सदा विशेष रहता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। तो जहां तक आप जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी पद्धति से भी कुछ कुछ प्रभावित रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि काव्य का विषय तो हमेशा विशेष रहता है, सामान्य नहीं रहता है, लेकिन रचना के माध्यम से, काव्य के माध्यम से व्यक्ति सामने आता है। अब वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस समुदाय का है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर भी वही आप देखेंगे, घूम फिर कर ममत्व और परत्व से मुक्त होना ही क्या है? साधारणीकरण। आगे और कुछ भी पॉइंट है
उसको भी देख लेते हैं। साधारणीकरण से पाठक या श्रोता के मन में जो भाव विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय का आलंबन होती है, वैसे ही सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। यानी कि काव्य में जो विषय वर्णित है, अब वही अगर जो सहृदय पाठक है उसे अपना तादाद में स्थापित कर लेता है, तो वहां पर साधारणीकरण की संभावना बढ़ जाती है। शुक्ल जी दो प्रकार की रसानुभूति मानते हैं, क्योंकि शुक्ल जी ने एक पुस्तक भी लिखी है, रस मीमांसा। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है। तो उसमें इन्होंने रस के बारे में बात की है, नाम ही है इसका रस मीमांसा, यानी रस को लेकर अलग अलग तरीके से चिंतन मनन करना या फिर उसकी समीक्षा करना। तो शुक्ल जी दो प्रकार की रसानुभूति मानते हैं, उत्तम कोटि की रसानुभूति और मध्यम कोटि की रसानुभूति। अब ये उत्तम और मध्यम कोटि की रसानुभूति क्या है? उनके अनुसार उत्तम कोटि की रसानुभूति वहां होती है जहां श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय के साथ पूर्ण तादाद में स्थापित कर लेता है, और मध्यम कोटि की रसानुभूति वहां होती है जहां श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय का शील दृष्टा मात्र होता है, बस उसके प्रति उसकी एक तरीके से सहानुभूति होती है, जो रसानुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो जाहिर सी बात है कि उत्तम कोटि की जो रसानुभूति है वही साधारणीकरण के ज्यादा करीब है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने रसानुभूति को कितने कोटि में बांटा हुआ है, तो आप बता देंगे कि दो कोटियां हैं, उत्तम और मध्यम, अधम नाम की कोई कोटि नहीं है। अगले आचार्य हैं श्याम सुंदर दास, क्योंकि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास बहुत ही गहरे मित्र भी कहे जा सकते हैं और प्रतिस्पर्धी भी कहे जा सकते हैं, और हिंदी साहित्य के विकास में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा है, भूमिका रही है। श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। मान लीजिए रचना बहुत अच्छी है, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो सहृदय पाठक है या श्रोता का मन है और उस रचना से, उस काव्य से, उस नाटक से नहीं जुड़ पा रहा है, तो वहां पर साधारणीकरण की संभावना बहुत कम है। तो श्याम सुंदर दास का मानना है कि सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की व्याख्या करने में उन्होंने मधुमती भूमिका की परिकल्पना की। मधुमती भूमिका में जब चित्त पहुंच जाता है तब वह निर्वितर्क अवस्था में होता है। उदाहरण दिया गया है, दो उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, एक तो योगी का उदाहरण दिया गया है और दूसरा जो वात्सल्य रस होता है माता पिता का अपने संतान के प्रति जो है, खासतौर से माता का, तो यहाँ पर उसी मधुमती भूमिका को स्पष्ट करने के लिए ये दो उदाहरण श्याम सुंदर दास ने दिया है। उनका मानना है कि योगी जब मधुमती भूमिका में प्रवेश करता है तब उसका चित्त ज्ञान की निर्वितर्क अवस्था में रहता है, अर्थात उसे केवल वस्तु की प्रतीत होती है, वस्तु के संबंध और संबंधी की नहीं होती है। आप सभी भी जब योगा इत्यादि करते होंगे, आंख बंद करते होंगे, तो मन और शरीर दोनों का आपस में एक कनेक्शन होता होगा और आप मधुमती भूमिका में चले जाते होंगे, जो आपके मन में अवचेतन चीजें बसी हुई हैं और वही आंख बंद करने के बाद सामने आती होंगी। या फिर कई बार आप जब अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं, खासतौर से हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो हमारे लिए मधुमती भूमिका क्या हो सकती है, आप जरूर इस चीज को समझ पाए होंगे, ठीक है। मधुमती भूमिका में आप तभी जा सकते हैं जब अपना पराया इन सभी चीजों से मुक्त हो जाए, ठीक है। मतलब शांतचित्त वातावरण में ही आप जा सकते हैं। तो मधुमती भूमिका बहुत ही स्पेशल भूमिका है, कई बार आपने इसको महसूस भी किया होगा। तो योगी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। आगे एक पॉइंट और भी है कि साधारणीकरण की स्थिति भी इस मधुमती भूमिका जैसी है, इसलिए यहाँ पुत्र की प्रतीति केवल पुत्र के रूप में ही होती है। इस प्रकार प्रतीत होता हुआ पुत्र प्रत्येक सहृदय के वात्सल्य का आलंबन होगा। तो संतानों के प्रति भी आप देखते हैं कि लोग मधुमती भूमिका में रहते हैं, खो जाते हैं। कई बार तो अपना बचपन भी वापस आ जाता है। लोग तोतली आवाज में बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चों के साथ क्यों लोग तोतली आवाज में बोलते हैं? क्योंकि अब वो बच्चा बन जाते हैं, और शुरू में अगर तोतली आवाज बोलने लगे
और जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और तोतली आवाज में बोलते रह गए, तो बच्चा तोतला भी हो सकता है। लेकिन लोग बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेलते हैं, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, साधारणीकरण हो गया। अगर बच्चों के साथ आप परिपक्व की तरह बातचीत करेंगे तो फिर बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने से आपको नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप लोगों ने छोटे बच्चों को, शिशुओं को जरूर कभी न कभी खिलाने का प्रयास किया होगा, उनके साथ आपने समय व्यतीत किया होगा, तो इस चीज को फील किया होगा। उन्हीं की तरह ही आपको बातें करनी पड़ती हैं। ठीक है, आपने माता पिताओं को देखा होगा, उनकी हरकतों को आपने देखा होगा कि कैसे खिलाते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं। तो वो क्या है, बच्चे क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो अपने को कनेक्ट करते हैं, उसे जोड़ लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मधुमती भूमिका थी, अब वो आप समझ गए होंगे। इसी क्रम में डॉक्टर नगेंद्र ने भी साधारणीकरण पर चिंतन मनन किया है। नगेंद्र ने भी एक पुस्तक लिखी, रस सिद्धांत। इनको रसवादी आचार्य भी कहा जाता है, शुक्ल जी को भी कहा जाता है। तो नगेंद्र का मानना था कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, कि कवि पहले जिस चीज को अनुभूत करता है और उसकी अनुभूति पाठक की अनुभूति हो जाती है, तो वहां पर साधारणीकरण होता है। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि केंद्र में अनुभूति शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर विमर्शों में भी आप देखेंगे कि अनुभूति को ही केंद्र में रखा गया है और इसको दो भागों में बांट दिया गया, स्वानुभूति और सहानुभूति। जब केवल आप शील दृष्टा के दृष्टिकोण से किसी के प्रति अनुभूति रखे तो इसको कहा गया सहानुभूति, और जब किसी के दुख दर्द को अपना दुख दर्द आप मान लिए तो उसको कहा गया सहानुभूति। तो यहाँ पर नगेंद्र का मानना है कि साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, क्योंकि कवि को लोक हृदय की पहचान रहती है, इसलिए वह किसी विषय को इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे कि सबकी अनुभूति को जगा सके। जैसे एक कहानी आपने पढ़ी होगी, पूस की रात। इसमें भी प्रेमचंद ने कभी न कभी पूस की रात को महसूस किया होगा, तभी वो रचना उन्होंने इस कहानी को लिखा है। इसीलिए आजकल प्रेमचंद जैसी रचनाएं नहीं आ पा रही, लोग उन ठंड को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत हीटर जला रहे हैं, एसी में बैठ जा रहे हैं। ठीक है, तो रचना नहीं आ पा रही। कहने का मतलब ये है कि साधारणीकरण किसी भी विषय वस्तु का तभी होगा जब आप उसको अनुभूत करेंगे। या कवि के जगह पर किसी को भी आप रख सकते हैं, वो कहानीकार भी हो सकता है, उपन्यासकार भी हो सकता है, नाटककार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि शिक्षक भी, शिक्षक जब तक परीक्षाओं की अनुभूति नहीं करेगा और उनको कभी नहीं दिया होगा, वो अच्छे से आपको नहीं पढ़ा सकता। आपने बहुत सारे शिक्षकों को खाना पूर्ति करते हुए देखा होगा, समझा होगा। तो साधारणीकरण बहुत बड़ा शब्द है, इसको आप निश्चित तौर पर धीरे धीरे समझ पा रहे हो। नगेंद्र का आगे और भी दो तीन विचार है। विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है, किंतु कविगण अपनी अपनी भावना के अनुरूप उसका वर्णन करते हैं। कवि की इसी भावना का साधारणीकरण होता है। पाठक भी कवि की साधारणीकृत भावना का आस्वादन करता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि किसी की कहानी अपनी कहानी प्रतीत होने लगती है, इसका मतलब है कि आप उससे अपने को जोड़ रहे हैं, आपका साधारणीकरण हो रहा है। वो कहानी किसी विशेष की कहानी नहीं है, बल्कि आपकी भी कहानी। ठीक है, तो पाठक भी कवि की साधारणीकृत भावना का आस्वादन करने लगता है। जिसे हम आलंबन कहते हैं, वह वास्तव में कवि की अनुभूति का संवेद्य रूप है और कवि की मानसिक सृष्टि है। तो कुल मिलाकर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति को ही साधारणीकरण माना कि पाठक पहले केंद्र में नहीं है, पहले कवि की अनुभूति है। कवि अगर उस चीज को अनुभूत किया रहेगा तभी अपनी रचना में सीधे सीधे उतार पाए, फिर वो पाठक तक आराम से साधारणीकृत हो सकता है, पाठक उसको महसूस कर सकता है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि संस्कृत और हिंदी आचार्यों ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण को विशेष महत्व दिया है। इसके बिना रसानुभूति असंभव है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने भले 6 आचार्यों को लेकर साधारणीकरण की समीक्षा की है, लेकिन आप सभी को अलर्ट रहना पड़ेगा। हो सकता है कि एग्जाम में इन्हीं में से किसी एक आचार्य को आधार बनाते हुए सवाल पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि अब किसी भी तरीके से साधारणीकरण से सवाल आएगा तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम में
अपनी कलम को चलाएंगे, अपनी आपकी कलम रुकेगी नहीं। और जिस तरीके से साधारणीकरण में रसानुभूति केंद्र में है, उसी तरीके से ये जो नोट्स है वो आपके उत्तर के दृष्टिकोण से केंद्र में है। आप इसे अपना तादाद में जरूर स्थापित कर लिए होंगे। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी बात नहीं रखनी है कि कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम भी ममत्व परत्व से काफी दूर है। हमारा फोकस यही है कि अपना काम करना है और समय रहते सिलेबस को कवर कर लेना है। तो 46 तक हम पहुंच चुके हैं जल्दी जल्दी। हालांकि संख्या इसकी ज्यादा हो गई है, 50 प्लस है, लेकिन जो अभी क्रम असली वाला क्रम चल रहा है वो 46 ही है। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। हाँ, कुछ विद्यार्थी फोन इत्यादि करके पूछ रहे हैं कि क्या कोई कोर्स ज्वाइन कर लें। तो चूंकि मैं किसी के कोर्स या कोचिंग या इन सब के बारे में उतना नहीं डिस्कस करता हूँ, तो मैं किसी को मना भी नहीं करता, क्योंकि सबसे जरूरी क्या है? आत्मसंतुष्टि। आप अगर यहाँ से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी जगह आप प्रयास करेंगे ही। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घूम फिर कर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कुछ चीजें बताई जा रही हूँ उनको अपना मानते हुए अपने लिए मानकर उसको लिखते रहिए। मेंस एग्जाम में सबसे बड़ी चीज क्या है? लिखना है। ठीक है, तो राइटिंग पर ध्यान दीजिए और खूब लिखिए। जितना लिख सकते हैं उतना ही आप अपने को मजबूत कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।